वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी के एक सेक्शन बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस एमसीक्यू के सीरीज में ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले ऑलरेडी हम क्लास 12th बायोलॉजी के एक यूनिट एनवायरनमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं और धीरे धीरे बाकी बचे हुए चैप्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे। अगर अब तक आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करके आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इन आईडीज़ पे आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में 1 से लेकर 16 तक की सभी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। आज का पहला क्वेश्चन होगा, डीएनए को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है इथिडियम ब्रोमाइड, दूसरा है सेफ्रेनिन, एलिनिन ब्लू और फास्टग्रेन। तो इसका सही जवाब होगा इथिडियम ब्रोमाइड। जी हाँ, याद रखेंगे। देखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस ना फैक्ट बेस होते हैं, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इथिडियम ब्रोमाइड। जी हाँ, जब ये पूरा प्रोसेस जब होता है आइसोलेशन का डीएनए का, तो जब उसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं और उसको पराबैंगनी किरणों से बिल्कुल सामने रखते हैं, तो वहाँ पे एक बैगनी रंग का ना एक पूरा पट्टी बन जाता है, जहाँ से इथिडियम ब्रोमाइड को अलग करके और तब डीएनए सेगमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इथिडियम ब्रोमाइड। दूसरा है टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में, एस्चेरिचिया कोलाई में, बैक्टीरियोफेज में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। यहाँ देखिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज अ प्लांट पैथोजन। मतलब ये क्या होता है, तो एक रोगजनक होता है, किसके लिए, पौधों के लिए, विद द कैपेसिटी टू डिलीवर अ सेगमेंट ऑफ ऑन्कोजेनिक डीएनए कैरिड ऑन अ लार्ज प्लाज्मिड कॉल्ड द ट्यूमर इंड्यूसिंग। कहने का मतलब है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक पैथोजन होता है, पौधों के लिए रोगवाहक होता है, जो एक ओंकोजेनिक मतलब कि वैसा डीएनए का खंड जिसके कारण ट्यूमर होता है पौधों में, उनको ये पौधों में आराम से इंजेक्ट कर देता है। इसीलिए क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, ORI वह अनुक्रम है जहां से प्रतिकृतियों की शुरुआत होती है। यह सही है। देखना, गलत सेलेक्ट करना है हमको, क्वेश्चन कह रहा है सही नहीं है, उसको चुनिए। दूसरा, पश्च विषाणु सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। यह भी बात सही है। पश्च विषाणु का मतलब रेट्रोवायरस। तीसरा है, पौधों में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए जीन गन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये गलत है, क्योंकि जीन गन बहुत से तरीका होते हैं डीएनए को प्रवेश कराने का, उसमें से एक जीन गन का भी उपयोग किया जाता है। और जीन गन जो होता है वो स्पेशली खास करके पौधों के लिए ही कारगर होता है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीन गन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये गलत है और हमको गलत सेलेक्ट करना था, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, जीव प्रतिकारक या बायोरिएक्टर के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। आपको यहाँ गलत का चुनाव करना है। पहला है, प्रत्येक जीव प्रतिकारक में एक प्रक्षोभक तंत्र होता है। ये सही है। विडोलक टैंक जीव प्रतिकारक सामान्यतः बेलनाकार होता है। एकदम सही है। तीसरा है, वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए जीव प्रतिकारक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराता है। ये गलत हो गया, क्योंकि जब भी वांछित उत्पाद चाहिए होता है तो वहाँ जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो बायोरिएक्टर ही उपलब्ध कराता है। इसलिए ऑप्शन सी गलत है और आपको गलत का ही चुनाव करना था। तो सही जवाब ऑप्शन 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 20 नंबर है, BAMH1 प्रतिबंधन एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है। देखिएगा, आप लोग अगर प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में पढ़े होंगे तो पता होगा प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं। तो ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी सहायता से आप डीएनए सेगमेंट को काट सकते हैं। मतलब ये मोलिक्यूलर सीजर का काम करते हैं, आणविक कैंची का काम करते हैं। कहाँ से मिलते हैं, तो खास करके बैक्टीरिया से इन्हें प्राप्त किया जाता है। अब कह रहा है BAMH1 किससे मिलता है। पहला है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, दूसरा है ई कोलाई, तीसरा है बैसिलस एमालोलिक्विफेसियंस और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, प्रतिबंधन एंजाइम को ना आप उसके नाम से ही पहचान सकते हैं। लिखा है BAMH, देख रहे हैं 1।
तो इसके नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा, सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, बैसिलस एमालोलिक्विफेसियंस से हमें BAMH1 प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक्सोन्यूक्लियस के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? एक्सोन्यूक्लियस के संबंध में कौन सा वाक्य गलत है? पहला है, डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है, ये एकदम सही बात है। दूसरा, यह डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटता है, ये गलत है। देखिएगा, जो न्यूक्लियसेस होते हैं ना, दो भागों में बांटा गया है, एक एंडोन्यूक्लियस, दूसरा एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस डीएनए के भीतर किसी विशिष्ट भागों को काटता है, कौन? एंडोन्यूक्लियस। जबकि एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है कि वो डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को काटता है। मतलब आप समझ सकते हैं, जो ऑप्शन ए है, डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को काटता है, ये होगा एक्सोन्यूक्लियस। और जो ऑप्शन बी है, यह डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटता है, ये एंडोन्यूक्लियस का काम होता है। इसलिए इसका गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन बी। तो हमको गलत ही सेलेक्ट करना था, तो 21 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 22 नंबर, cDNA क्या है? ऑप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा निर्मित, क्लोनिंग किया हुआ डीएनए, वृत्ताकार डीएनए और पुनर्योगित डीएनए। तो देखिएगा, cDNA जो वर्ड है वो दो चीज़ों के लिए यूज होता है। एक तो सर्कुलर डीएनए होगा ही होगा, सर्कुलर डीएनए, ठीक है, जिसके लिए cDNA लिखा जाता है। और एक दूसरा भी होता है जो होता है कॉम्प्लीमेंट डीएनए। लेकिन यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर क्या दिख रहा है? ऑप्शन सी, वृत्ताकार डीएनए। आगे है, डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है PBr322, दूसरा है थर्मस एक्विटस से, तीसरा है एग्रोबैक्टीरियम और चौथा है रिट्रोवायरस से। तो ध्यान रखिएगा, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, देखिए यहाँ लिखा गया है, डीएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए की जो प्रतिकृतियां होती है उसके लिए जिम्मेवार कौन होता है? तो डीएनए पॉलीमरेज उसके लिए जिम्मेवार होता है। ड्यूरिंग विच अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मोलिक्यूल इज कॉपीड इनटू टू आइडेंटिकल डीएनए मोलिक्यूल्स। और इस रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो एक डीएनए दो आइडेंटिकल डीएनए में बंट जाता है। ये काम होता है किसका? तो डीएनए पॉलीमरेज का। अब ये मिलता किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थर्मस एक्विटस। थर्मस एक्विटस से हम डीएनए पॉलीमरेज को प्राप्त करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, जीन क्लोनिंग हेतु रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सामान्य स्रोत होता है, ठीक है। ऑप्शन है कवक, जीवाणु, पादप और विषाणु। समझिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये क्या होता है? तो ये मोलिक्यूलर सीजर होता है। एंडोन्यूक्लियस है मतलब कि ये डीएनए के बीच से किसी विशेष सेक्शन से ये काटता है उसको, ठीक है। अब ये किससे मिलता है? तो इसे मिलता है जीवाणु से, बैक्टीरिया से ये ज़्यादातर प्राप्त होता है। इसलिए 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जीवाणु। 25 नंबर क्वेश्चन है, ECOR1 नामक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में CO दर्शाता है। CO क्या दर्शाता है ये बताना है। ऑप्शन है कोलोन, सिलोम, कोएंजाइम और कोलाई। तो इसका सही जवाब होगा कोलाई। CO क्या दिखाता है? तो COLI, कोलाई को दर्शाता है CO। कैसे? तो देखिए, यहाँ पे मैंने E-कोलाई के बारे में ECOR1 के बारे में नहीं दिखाया है, हाइन D2 के बारे में दिखाया है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, जो इसका H है, पहला लेटर क्या है? H। तो फर्स्ट लेटर जीनस को दिखाता है। किस चीज़ को दिखाता है? जीनस को दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे थे ECOR1 की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट लेटर जो है E, वह दिखाता है जीनस को, ठीक है। और जीनस क्या होगा? एस्चेरेरिया इसका जीनस हो जाएगा। जो दूसरा दो होता है CO, जैसे यहाँ पे IN है, वो दूसरा क्या दिखाता है? तो फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द स्पीसीज नेम। जो ये दो है CO, ये स्पीसीज को दिखाता है। तो CO स्टैंड्स फॉर COLI। चाहे स्पीसीज कितने भी लेटर का हो, लेकिन उसमें से सिर्फ पहले दो को रखते हैं, ठीक है। तो E क्या हो गया? जीनस का नाम हो गया। CO क्या हो गया? उसके स्पीसीज का नाम हो गया।
और लास्ट में ये जो R है वो दिखाता है स्ट्रेन टाइप को, कि इसके स्ट्रेन का टाइप क्या है। जैसे यहाँ D है तो ये क्या है, इसके स्ट्रेन का टाइप है। और जो सबसे लास्ट में जो रोमन लेटर में लिखा जाता है 1 2 3 4 करके लिखा जाता है वो क्या है, तो एंजाइम डिस्कवर्ड इन दैट ऑर्गेनिज्म, कि ये उस ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर पे है जो एंजाइम डिस्कवर किया गया है। तो ECOR1 क्या था, एस्चेरिचिया कोलाई में डिस्कवर किया जाने वाला पहला था, इसीलिए इसमें 1 लगा हुआ है। अब यहाँ से आपको पता, अच्छा ये जो मैंने बताया ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर है, ध्यान रखिए इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर है। एक बार फिर बता देते हैं, 4 लेटर होता है, उसके बाद से रोमन लेटर होता है। 4 में से पहला जो होता है वो जीनस को दिखाता है, जो बीच का 2 होता है वो क्या दिखाता है, स्पीसीज नाम दिखाता है, जो एक लास्ट में बचेगा वो दिखाएगा स्ट्रेन टाइप, और जो रोमन में लिखा जाएगा 1 2 3 वो क्या दिखाता है कि उस ऑर्गेनिज्म से कितने नंबर पे इसको डिस्कवर किया गया था। इसलिए 25 का सही जवाब ऑप्शन डी कोलाई होगा। अगला देखते हैं 26 नंबर, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो आपको ऐसे ढूंढना है कवक से कौन सा एंजाइम संबंधित है, तो राइट जवाब होगा ऑप्शन ए काइटिनेज। इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फैक्ट बेस होते हैं, समझने का कोई तरीका नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए काइटिनेज। 27 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा तैयार टीका को कहते हैं। पहला है पहली पीढ़ी का टीका, दूसरा है दूसरी पीढ़ी का टीका, तीसरा है तीसरी पीढ़ी का टीका, चौथा है चौथी पीढ़ी का टीका। देखिएगा, जो वैक्सीन तैयार होता है जिसको टीका साधारण भाषा में कहते हैं, तो वैसा वैक्सीन जो कन्वेंशनल है, जिससे बहुत पहले हम उस तकनीक द्वारा वैक्सीन बनाते थे, उसको बोलते हैं प्रथम पीढ़ी का टीका। जैसे चेचक का बना, चेचक का जो टीका था वो उदाहरण है प्रथम पीढ़ी का टीका। लेकिन जब हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे टीका बनाने के लिए, लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लग गए टीका डेवलप करने के लिए, तो इसको बोले हम दूसरी पीढ़ी का टीका, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूसरी पीढ़ी का टीका। हालांकि अभी तीसरी पीढ़ी का टीका अंडर ट्रायल है, अच्छे से डेवलप हम नहीं कर पाए हैं, चौथा में तो अभी समय लगेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। एंजाइम लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला डीएनए को खंडित करने के लिए, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो एंजाइम लाइगेज होता है, लाइगेज उसका काम होता है साटना या जोड़ना। ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ें हैं, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और एक लाइगेज है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि वो काटता है, जबकि जो लाइगेज एंजाइम है वो जोड़ता है। इसीलिए इसका सही जवाब 28 का क्या होगा, ऑप्शन बी, खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए। अच्छे से ध्यान रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन रहेगा तो काटेगा और जो लाइगेज होगा वो जोड़ेगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, पौधों की जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है। आपको पता है कि पौधों के जड़ों में जो ट्यूमर होता है वो एक बैक्टीरिया के चलते होता है, और इसका नाम ऑलरेडी हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये जो होता है ये प्लांट पैथोजन होता है, जिसके कारण पौधों में ट्यूमर की समस्या देखने को मिलती है। इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, एग्रोबैक्टीरियम। पौधों की जड़ों में ट्यूमर कौन पैदा करेगा, तो एग्रोबैक्टीरियम। 30 है, इनमें कौन पीसीआर से जुड़ा है। इनमें कौन पीसीआर से जुड़ा है। अच्छा, पीसीआर मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब कह रहा है कि इससे कौन जुड़ा है, पहला निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, विस्तार, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होता है इनमें से सभी। निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और विस्तार, ये तीनों चीज पीसीआर से जुड़ा हुआ है। और पीसीआर प्रोसेस से होता क्या है, तो किसी खास डीएनए सेगमेंट को आप काफ़ी तेजी से रेप्लिकेट कर पाने में सक्षम होते हैं, मिलियंस बिलियंस में आप उसको रेप्लिकेट कर पाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है। और क्वेश्चन समझ गए, हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहने वाला एंजाइम आपको बताना है। ऑप्शन है सेलुलोज, पैक्टिनेज, टेक पॉलीमरेज
लाइसोजाइम। तो ये तो बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेक पॉलीमरेज। जी हाँ, टेक पॉलीमरेज ऐसा एंजाइम है जो काफ़ी अधिक तापमान पर भी आराम से सक्रिय रह लेता है। अगला है, प्रतिबंधन एंजाइम की खोज से किसे काटना संभव हो सका? ये तो सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए, डीएनए। प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए को काटना संभव हो गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के किस विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है? देखिएगा, जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है, दो हो सकते हैं, एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एक्सो क्या करता है, तो डीएनए के जो सिरे होते हैं वहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स को काट के अलग करता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, तो डीएनए के बीच में मतलब भीतर किसी खास जगह को काटते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को कहीं से नहीं काटेगा, कुछ खास पैटर्न होती है उनके कोड में, जिस कोड को पहचान कर तब ये काटते हैं। तो कौन सा वैसा जगह होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है पैलिंड्रोमिक, दूसरा है एंजाइम, तीसरा है प्लाज्मिड, चौथा है सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक वर्ड का मतलब होता है कि वैसा शब्द जिसको किसी भी तरफ से स्टार्ट करो, लेफ्ट टू राइट पढ़ो चाहे राइट टू लेफ्ट पढ़ो, सेम चीज़ आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे मलयालम, इसको आप कहीं से पढ़िए, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तभी मलयालम होगा, और राइट टू लेफ्ट आइए तब भी मलयालम होगा। तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक वर्ड। तो वैसे ही जहाँ पैलिंड्रोमिक कोड देखने को मिलते हैं डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वहाँ जहाँ भी पैलिंड्रोमिक कोड दिखे बनाएंगे, वहीं से जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस होता है वो अनुक्रम को पहचानता है और काटता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, पीसीआर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन है, पीसीआर का उपयोग करते हैं। पहला है किसी खास डीएनए के प्रवर्धन के लिए, दूसरा है प्रोटीन की प्रवर्धन के लिए, तीसरा है प्रोटीन की संख्या घटाने के लिए, चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किसी खास डीएनए के प्रवर्धन के लिए। ध्यान रखिए, किसी खास डीएनए के प्रवर्धन के लिए पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल पहली प्रतिबंधन एंजाइम का नाम बताएं। ऑप्शन है ECOR1, दूसरा है HIND3, तीसरा है ECOR5, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले बिल्कुल बेसिक से छात्र को भी आना चाहिए, या अगर आपने हमारा पहला लेक्चर देखा है तो भी आपको ये कंप्लीट पता होगा। इसलिए इसका आंसर मैं नहीं करूँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, जल वैद्युत का संचलन मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है डीएनए को पृथक करने के लिए, आरएनए को पृथक करने के लिए, प्रोटीन को पृथक करने के लिए, और डी सभी को पृथक करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है इसके माध्यम से डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स अब किसी को भी सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसलिए 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी को पृथक करने के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक हेतु प्रयुक्त एंजाइम है। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एंजाइम पुनर्योगज डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में यूज होता है। डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज, दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, चौथा है लाइगेज और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज्ड और सुटेबल आंसर क्या है, ऑप्शन डी, लाइगेज और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन दोनों एंजाइम का उपयोग बहुत ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया जा रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ई कोलाई क्लोनिंग संवाहक PBr322 में प्रतिबंधन स्थल श्रृंखला मौजूद है। पूछ रहा है कौन सी श्रृंखला मौजूद है। ऑप्शन है ECOR1, HIND3, BMH1, इनमें से सभी। तो इसको बताने के पहले मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये फिगर है ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBr322 का। जी हाँ, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBr322 के प्रतिबंधन स्थल के बारे में पूछा गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ECOR1 दिख रहा है, ये HIND3 दिख रहा है, ये BMH1 दिख रहा है। तो ये तीनों यहाँ पाए जाते हैं। इसीलिए ऑप्शन देखते हैं अब। यहाँ पहला ऑप्शन है ECOR1, दूसरा है HIND3, तीसरा है BMH1,
चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 39, पौधों में क्लोनिंग हेतु किस संवाहक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इसका पहला PBr322, दूसरा है TI प्लाज्मिड, तीसरा है ए और बी दोनों, मतलब PBr322 और TI प्लाज्मिड दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जी हाँ, पौधों में क्लोनिंग के लिए ए और बी दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, ECOR1 प्रतिबंधन एंजाइम निम्नलिखित में से किस अनुक्रमों की पहचान करता है? ऑप्शन दिया है GAATTC, दूसरा है GGCC, तीसरा है AGGCCT, चौथा है TCCGGA। ये 4 कोड दिए गए हैं, सीक्वेंस दिए गए हैं। पूछ रहा है कि ECOR1 प्रतिबंध एंजाइम किस कोड को पहचानता है। ठीक है, अब ये GATC क्या होता है? तो ये होता है नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस वगैरह के बारे में अगर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन आप नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो इसका देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी का पहला, वहां अच्छे से मैंने डिस्कस इस चीज को किया है। तो यहाँ आते हैं आंसर पे। तो इसका सही जवाब होगा 40 का ऑप्शन ए। जी हाँ, GAATTC ये वो सीक्वेंस है जिसको ECOR1 प्रतिबंधन एंजाइम आराम से पहचान लेता है और यहाँ से वो कट करना शुरू करता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, DNA के पृथक्करण के दौरान जीवाणु में कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है कि DNA के पृथक्करण के दौरान जीवाणु में कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन लाइसोजाइम, दूसरा काइटिनेज, सेल्यूलेज और प्रोटीनेज। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि जीवाणु से जब DNA के पृथक्करण होता है तो उसमें लाइसोजाइम का भी इस्तेमाल होता है, काइटिनेज का भी हो सकता है, सेल्यूलेज का भी हो सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन का कोई एक सही जवाब नहीं होगा। अगर नहीं होता तब इसका जवाब हम ढूंढ सकते थे। ध्यान रहे ना, लाइसोजाइम, काइटिनेज, सेल्यूलेज तीनों का भी उपयोग आप कर सकते हैं DNA से पृथक्करण के लिए। किससे? तो जीवाणु से। 42 नंबर क्वेश्चन है, DNA अवक्षेपित निम्नलिखित में से किसके मिलाने से होता है? मतलब जो पूरा एक जेल टाइप का बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसमें क्या मिलाते हैं कि DNA अवक्षेपित हो जाता है? ऑप्शन है शीतित एथेनॉल, मतलब चिल्ड एथेनॉल, कहते हैं ना चिल्ड स्प्राइट चाहिए, समथिंग लाइक दैट, शीतित एथेनॉल या चिल्ड एथेनॉल। दूसरा है शीतित मेथनॉल, तीसरा गर्म एथेनॉल और चौथा एल्डिहाइड। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शीतित एथेनॉल या चिल्ड एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके DNA अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। ये NCERT का सीधा सीधा क्वेश्चन है, लाइन उठाकर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 43, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त सबसे सामान्य जीवाणु है। देखिए इस्तेमाल तो सबको होता है, लेकिन सबसे कॉमन कौन सा है? तो ऑप्शन ए, एस्चेरिसिया। इस जीवाणु का इस्तेमाल सबसे ज्यादा और सबसे कॉमन है जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में। 44वां क्वेश्चन है, DNA पुनर्योगन तकनीक में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बृहद पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्निक में आपको कई बार DNA को काटना पड़ता है, तो उसके लिए तो मोलिकुलर सीजर चाहिए, आणविक कैंची चाहिए, और वो क्या होते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस हो सकते हैं। तो यहाँ एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहा है कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज से, दूसरा है जीवाणु कोशिका से, तीसरा है प्लाज्मिड से, चौथा है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से। तो इसका सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवाणु कोशिकाओं से। जीवाणु कोशिकाओं से हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बड़े पैमाने पर प्राप्त होता है। 45वां क्वेश्चन है, विषाणु आक्रमण से बचाव के लिए जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे विषाणु मतलब वायरस ऐसे होते हैं जो जीवाणु को भी इन्फेक्ट करते हैं, लाइक बैक्टीरियोफाज। ये एक वायरस है जो जीवाणु को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो पूछ रहा है कि विषाणु आक्रमण से बचाव के लिए जीवाणु किसका उत्पादन करते हैं? एक्सोन्यूक्लियस का, एंडोन्यूक्लियस का, DNA लाइगेज का और गाइरेज का। तो ऑप्शन होगा बी, एंडोन्यूक्लियस का उत्पादन करते हैं जीवाणु विषाणु के आक्रमण से बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन है, फ्लावर सावर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है? ये सब क्वेश्चन याद करना पड़ता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टमाटर। 47 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन सी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। जी हाँ,
अच्छा, गोल्डन राइस में और कॉमन राइस में फ़र्क क्या है? तो देखिए रंग से भी फ़र्क पड़ता है। सामान्य सा जो चावल होता है सफ़ेद रंग का दिखता है, लेकिन गोल्डन राइस ना पीले रंग का दिखता है और उसके रंग के आधार पर ये सोने की तरह दिखता है, उसका नाम रखा गया है गोल्डन राइस। अपने यहाँ के जो चावल होते हैं उसमें कॉमन सी समस्या है कि वाइटामिन की कमी होती है और इस चीज़ को देखते हुए यहाँ से नए बीज बनाए गए और एक नया किस्म का चावल बनाया गया जिसका नाम रखा गया गोल्डन राइस, और इसमें विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होता है। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।